चलो तो पहला क्या था हमारा, बैड डेट्स। क्या था, बैड डेट्स क्या एंट्री होगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, वेरी नाइस। दूसरा बैड डेट्स रिकवर्ड, कैश आर बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूजेस डेबिट टू कैश अकाउंट। डिस्काउंट सर दो टाइप्स होता है, ट्रेड एंड ट्रेड डिस्काउंट जो एंट्री होती है वो नेट बेसिस पे होती है, AS9 ने बताया। कौन बताया सर, AS9 ने, इसका लॉजिक भी बताया था। और कैश डिस्काउंट की एंट्री ग्रॉस बेसिस पे होती है, राइट। TD का कोई भी लेजर ओपन नहीं होता है, जबकि CD का लेजर ओपन होता है। फिर हम लोग 5 नंबर पढ़े, गुड्स गोज आउट अदर देन सेल्स। हमारे बिजनेस से अगर गुड्स जाता है सेल्स के अलावा, तो उस केसेस में परचेज अकाउंट विल बी ओपन इन स्टीड ऑफ सेल्स अकाउंट। जहां पे सेल्स अकाउंट क्रिएट करते थे, वहां पे अब क्या अकाउंट क्रिएट करेंगे, परचेज अकाउंट करेंगे। एंड ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड एट इट्स कॉस्ट प्राइस। किस प्राइस पे रिकॉर्ड होगा सर, कॉस्ट प्राइस। गुड्स यूज टू मेक एन असेट, तो गुड्स का यूज असेट बनाने में किया, एंट्री क्या हो जाएगी, असेट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। फिर हम लोगों ने सीखा परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड असेट। तो परचेज फिक्स असेट करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, फिक्स असेट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक और पार्टी अकाउंट। एंड जब सेल करेंगे फिक्स असेट का तो एंट्री होगी कैश बैंक और पार्टी अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट अकाउंट डेबिट इफ एनी टू असेट अकाउंट बुक वैल्यू पे, टू गेन ऑन सेल ऑफ असेट अकाउंट इफ एनी, राइट। और हम लोग गेन एंड लॉस निकालेंगे कैसे, किसको कंपेयर करेंगे, किससे, सब बुक वैल्यू को कंपेयर करेंगे सेल प्राइस से। सब व्हाट इज द बुक वैल्यू, सर टोटल कॉस्ट ऑफ असेट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन टिल डेट। करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन नहीं सर, टोटल डेप्रिसिएशन टिल डेट, दैट इज कॉल्ड बुक वैल्यू। और इसका नाम बुक वैल्यू इसलिए पड़ा क्योंकि बैलेंस शीट में यही वैल्यू लिखी जाती है बुक में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या एंट्री हो जाएगी सर, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब एक्सपेंस कर दिए बट अभी तक पेमेंट नहीं किए, बकाया खर्चा। फिर आता है सब प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस को करेंट ईयर में पे कर देना। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे बिजनेस का क्या है, असेट है सर। हमारे बिजनेस का क्या है, असेट है। इस पे लास्ट क्लास में हम लोग डिटेल चर्चा किए थे सर। प्रीपेड एक्सपेंसेस एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। प्रोवाइडेड एक्सपेंस का पेमेंट का एंट्री हो चुका है तो ये एंट्री होगा। फिर हम लोग सीखे सर डेप्रिसिएशन। अच्छा यहीं से करना है क्या, डेप्रिसिएशन से करना है आज का हमारा टॉपिक, डेप्रिसिएशन। बहुत सी बातें हो गई थी सर लास्ट क्लास में, डेप्रिसिएशन क्या होता है, क्या क्या रीजन है असेट्स की वैल्यू कम होने का। तो डेप्रिसिएशन मींस रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट ड्यू टू वियर एंड टीयर। इन चारों की मीनिंग आप लोगों को बताया था मैंने। वियर एंड टीयर मतलब असेट का टूट जाना, घिस जाना, दैट इज कॉल्ड वियर एंड टीयर। दूसरा बताया था इफ्लक्शन ऑफ टाइम। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप में से कोई भी लोग बताएगा कि क्या होता है इफ्लक्शन ऑफ टाइम। जैसे हाँ 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 हाँ, वेरी नाइस। हाँ मतलब अगर हमने 10 साल के लिए कोई प्रॉपर्टी ले रखा है 10 लाख रुपए का या 1 करोड़ का, 1 साल बीता मतलब 1/10 उसका क्या हो गया, वैल्यू कम हो गया। जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता जाएगा वैसे वैसे उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, क्योंकि हमारा राइट्स उस पर कम होता चला जाएगा, राइट। फिर थर्ड नंबर क्या है, ऑब्सोलेसेंस। आउट ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से सर असेट की वैल्यू कम हो जाती है। जैसे मोबाइल देखो आप, जो मोबाइल आज से 5 साल पहले 15,000 के मिलते थे अब 5,000 के मिलते हैं। डिप्लीशन जो होता है वो उसके लिए यूज होता है, क्या बोलते हैं उसको, इमूवेबल, अरे इनटेंजिबल असेट्स के लिए। एमोर्टाइजेशन भी इसी कैटेगरी का है आपका, है ना। जैसे कॉपीराइट्स वगैरह इन सब में एमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन वर्ड, ये तीनों एक ही प्रजाति के, अलग अलग जगह अलग अलग यूज होते हैं, राइट। एक्सीडेंट और परमानेंट फॉल इन द मार्केट प्राइस। एक्सीडेंट और परमानेंट फॉल इन द मार्केट प्राइस, सर इसका ये क्या है,
जैसे अगर किसी चीज का फॉल हो गया मार्केट प्राइस में, परमानेंट फॉल, बैन लग गया सर किसी एसेट में, उसकी वजह से एसेट की वैल्यू जब कम होती है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन चार्ज करने के कई मेथड्स हैं, लेकिन जो सबसे दो फेमस मेथड है वो कौन से, SLM मेथड और WDV। ठीक है सर, SLM मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। सर क्या होता है ये SLM मेथड? पहले हम लोग SLM सीखेंगे, फिर WDV सीखेंगे। क्या होता है सर SLM मेथड, जिसको फुल फॉर्म क्या बताया आप लोगों ने? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। सर ये क्या बोलता है ये मेथड, कि डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगा किस वैल्यू पे चार्ज होगा? हमेशा कॉस्ट वैल्यू। अच्छा, कॉस्ट कभी चेंज होता है क्या सर कोई भी चीज के? अगर मान लो आपने एक लैपटॉप 1 लाख रुपए का खरीदा, 4 साल बाद भी आपसे पूछा जाएगा इस लैपटॉप की कॉस्टिंग कितनी पड़ी थी, तो आप क्या बोलोगे? सर 1 लाख रुपए। क्या बोलोगे? 1 लाख रुपीज। तो कॉस्टिंग कभी चेंज नहीं होता है, कॉस्ट कभी चेंज नहीं होता है। जैसे मान लो लैपटॉप का एग्जांपल ले लेते हैं सर, लैपटॉप है जिसकी कॉस्टिंग 1 लाख रुपीज है, और मान लो इसकी लाइफ 5 ईयर्स है, तो सर पर ईयर का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? या परसेंटेज बात करें तो 5 ईयर्स को कितना परसेंट बोल सकते हैं सर? 10%। 10 ईयर्स अगर चल रहा है तो 10%। ठीक है, 20 ईयर्स चल रहा है तो 10 ईयर्स चल रहा है तो 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। 20 ईयर्स चल रहा है तो 20% या 5%? सर 5। 100/20, राइट। सर 5 ईयर्स चल रहा है मतलब 100/5 कर लेंगे तो 20%, मतलब एवरी ईयर। तो सर एवरी ईयर का डेप्रिसिएशन कितना होगा यहाँ पे सर? सर 1 लाख का 20%, 20,000। फर्स्ट ईयर भी 20, सेकेंड ईयर भी 20, थर्ड ईयर भी 20, फोर्थ ईयर भी 20, एंड फिफ्थ ईयर भी। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, एंड सर एवरी ईयर डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्या रहेगा? जो कि लॉजिकल नहीं है सर, इसलिए इसका नाम स्ट्रेट लाइन मेथड पड़ा हुआ है, कि अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे, ये डेप्रिसिएशन का जो लाइन है सर, वो हमेशा 20,000 रहेगा, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, फोर्थ ईयर हो, या फिफ्थ ईयर हो। सर लाइन जो रहेगी वो क्या रहेगी सर? स्ट्रेट। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा सर? स्ट्रेट लाइन मेथड। या एवरी ईयर जो इंस्टॉलमेंट है सर वो क्या है? डेप्रिसिएशन का फिक्स्ड है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। लेकिन थोड़ा सा ये इलॉजिकल लगता है सर, क्यों? आपको नहीं लगता कि एसेट की वैल्यू कम होती जा रही है एवरी ईयर, तो डेप्रिसिएशन अमाउंट भी कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपके पास एक ऑडी कार भी है और एक स्कूटी भी है सर, किसका डेप्रिसिएशन एवरी ईयर ज्यादा होगा? क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा है, स्कूटी की वैल्यू कम है सर। तो अगर कोई भी एसेट की वैल्यू कम अगर हो रही है, तो उसकी डेप्रिसिएशन भी कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एग्रीड और नॉट? अगर एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो उसका डेप्रिसिएशन कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। लेकिन यहाँ कम हो रहा है क्या? यहाँ तो फिक्स्ड है। इसलिए इस मेथड से ज्यादा बेटर मेथड कौन सा है सर? WDV। जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में यूज होता है वो कौन सा मेथड यूज होता है? WDV मेथड यूज। तो सर SLM मेथड का फॉर्मूला हम क्या बोल दें, क्या होता है इसका फॉर्मूला SLM मेथड का? इसका फॉर्मूला होता है SLM मेथड का डेप्रिसिएशन चार्ज करने का। वेरी गुड, क्या बात है। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। 11th 12th, बहुत अच्छे से, गुड। तो उसी का परिणाम होता है, बेस जितना स्ट्रांग रहेगा आगे चीजें अच्छी लगती है। अब तो लोगों को बहाना मिल गया है
सर मुझे नहीं आता, क्यों? कोविड के टाइम पास हुआ हूँ सर। अरे कोविड टाइम ऑनलाइन पढ़ने से कौन मना किया था? चलिए, क्या फॉर्मूला होता है सर डेप्रिसिएशन चार्ज करने का? एसएलएम मेथड का COA, कॉस्ट ऑफ असेट, माइनस टोटल, इस या स्क्रैप वैल्यू बोलो, टोटल वर्ड से अच्छा स्क्रैप वैल्यू, क्या बोलते हैं उसको सर? अभी हम लोग इसके बारे में सीखेंगे सर क्या होता है ये, और ये क्यों माइनस होता है। डिवाइडेड बाई लाइफ ऑफ, तो COA मतलब समझते हो ना आप लोग, कॉस्ट ऑफ, लिख देता हूँ, कॉस्ट ऑफ असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ द असेट। ठीक है सर, मान लो एक आपका लैपटॉप जो 1 लाख रुपीज का है, कंपनी वाले ने आपको बोल दिया, अरे लिखने का मौका दूंगा दूंगा, मान लो आपका एक लैपटॉप है और कंपनी वाले ने बोल दिया कि इसको खराब से खराब भी कंडीशन में अगर आप लेके आएंगे तो भी हम 10,000 रुपए में इसे क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। और मान लो उस लैपटॉप को आपको अपने कंपनी में देना है स्टाफ लोग को यूज करने के लिए, तो मैक्सिमम कितनी वैल्यू उसकी डेप्रिसिएट होगी? तो 90,000, वो चाहे जितना रफ यूज करे उसके बावजूद भी उसकी रीसेल वैल्यू कितनी है सर? 10,000। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी उसकी डेप्रिसिएट होगी? 90,000। और 5 ईयर्स अगर लाइफ इसकी है सर, तो पर ईयर का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 18,000। इसलिए स्क्रैप वैल्यू मतलब जब असेट काम करना बंद कर देता है उसके बावजूद उसकी जो वैल्यू रहती है, तो स्क्रैप वैल्यू चेंज नहीं होती है? नहीं, एस्टिमेट किया जाता है, ये तो चेंज नहीं होता है। जैसे ये टेबल बेंच वगैरह, ये मान लो ये चाहे जितना भी खराब टूट भी जाए सर, तो 50 रुपए का बिक जाएगा, नहीं बिकेगा कूड़े के भाव। दिस इज कॉल्ड स्क्रैप। बैटरी आप लोग जो यूज करते हो इन्वर्टर वगैरह में सब, चाहे वो खराब भी हो जाएगा तब भी उसकी रीसेल वैल्यू कुछ ना कुछ रहता है, राइट? तो स्क्रैप वैल्यू माइनस करने के बाद, कॉस्ट ऑफ असेट्स में माइनस करने के बाद, जो स्क्रैप कॉस्ट ऑफ असेट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं कि डेप्रिसिएबल वैल्यू, मतलब मैक्सिमम इतना ही डेप्रिसिएट होगा, उससे ज्यादा डेप्रिसिएट नहीं होगा, उसको डिवाइड कर देना लाइफ ऑफ असेट्स। कभी कभी क्वेश्चन में लाइफ ऑफ असेट की जगह पे क्या दिया रहता है? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया रहता है। क्या दिया रहता है सर? रेट ऑफ डेप। तो कुछ नहीं करना है, सेम फॉर्मूला रहेगा, सेम फॉर्मूला रहेगा, कॉस्ट ऑफ असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। क्लियर है? कॉस्ट ऑफ असेट जैसे 1 लाख का लैपटॉप, स्क्रैप वैल्यू 10,000 इंटू 5 ईयर्स मतलब 20%, कितना आएगा सर? 18,000 पर एनम। सर डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 18,000 पर एनम। इसमें भी वही चीज आएगा सर, कॉस्ट ऑफ असेट 1 लाख, स्क्रैप वैल्यू 10,000, लाइफ ऑफ द असेट इज 5 ईयर्स, कितना आ जाएगा? 18,000 पर एनम। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 18,000 पर। आ रही बात समझ में? तो ये सिंपल मेथड है सर, एसएलएम मेथड से चार्ज डेप्रिसिएशन। मतलब सर एसएलएम मेथड किस पे आधारित है सर? कॉस्ट ऑफ असेट पे डिपेंडेंट है, जो कि कभी भी चेंज नहीं होता, इसलिए इसका डेप्रिसिएशन भी कभी चेंज नहीं होता। लेकिन ये ज्यादा लॉजिकल नहीं है सर। अब दूसरा मेथड सीखते हैं। तो दूसरा मेथड क्या है? मेथड नंबर 2 बताइए सर। WDV मेथड, रिटेन डाउन, हाँ जी स्क्रैप वैल्यू हम 10,000 एस्टिमेट करके चल रहे हैं जी, बट एट द टाइम ऑफ सेल मतलब सिर्फ 8,000 रियलाइज हुआ, वो तो गेन उसकी एंड वैल्यू लॉस, क्या मानेंगे? गेन एंड लॉस लॉस। में डालेंगे ना। सर WDV मेथड क्या होगा? क्योंकि देखो डेप्रिसिएशन तो एक एस्टिमेटेड वैल्यू है, पहले से एक्यूरेट नहीं निकाल सकते कि हम यूज करेंगे तो इसकी वैल्यू इतनी कम है। तो डेप्रिसिएशन काटने के बाद जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? बुक वैल्यू आएगी। अब उस वैल्यू को सेल प्राइस से कंपेयर करें, राइट? चाहे जितने में मिल जाए। सर रिटेन डाउन वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं? रिटेन डाउन वैल्यू। सर ये किस पे चार्ज होता है?
ये चार्ज होता है, डेप्रिसिएशन लगता है, किस पे लगता है? बुक वैल्यू पे लगता है। किस पे लगता है? और बुक वैल्यू एवरी ईयर क्या होता जाता है सर हमारा? डेप्रिसिएशन से। मान लो कोई एसेट 1 लाख का है जिसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है, तो पहले साल की बुक वैल्यू कितनी होगी सर? फर्स्ट ईयर के एंड में बुक वैल्यू हो जाएगी 1 लाख माइनस इसका 10%, 10,000। इसकी बुक वैल्यू कितनी हो जाएगी फर्स्ट ईयर की? सर 90। सेकेंड ईयर इसकी बुक वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर 90,000 माइनस 10%। ध्यान रखिएगा सर, WDV में किस पे लगता है? बुक वैल्यू। अब इसकी बुक वैल्यू सर कितने पे लगेगी? 90 पे लगेगी, तो ये कितना हो जाएगा? 81,000। थर्ड ईयर 81,000 माइनस 10%, 8,100 कितना हो जाएगा? 72,900, 72,000। समझ पा रहे हो बात को? तो ये हमेशा किस पे चार्ज होता है सर? बुक वैल्यू पे चार्ज होता है। तो आप देख पा रहे हो सर, असेट की वैल्यू भी कम हो रही है एवरी ईयर, और डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी एवरी ईयर क्या हो रहा है सर? कम हो रहा है। पहले साल लगा डेप्रिसिएशन हाउ मच? 10,000। दूसरे साल 9,000। तो ये ज्यादा लॉजिकल मेथड है। ये हमेशा किस पे चार्ज होता है? बुक वैल्यू पे। और बुक वैल्यू एवरी ईयर असेट का क्या होता जाता है सर? डेप्रिसिएशन अमाउंट से कम होता चला जाता। तो सर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा WDV मेथड का डेप्रिसिएशन चार्ज करने का? इसका फॉर्मूला हो जाएगा डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू बुक वैल्यू इनटू रेट ऑफ बुक वैल्यू इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। बुक वैल्यू का मतलब आपको पता ही है, तो इस मेथड से हम लोग क्या चार्ज करेंगे? डेप्रिसिएशन। क्लियर? क्लियर है सबको? काम नहीं एसेट जीरो ही नहीं होगा। नहीं होगा एक्चुअली। एक असेट जैसे कभी भी कोई भी असेट प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्या होता है कि जैसे डेप्रिसिएशन करते 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 उसकी वैल्यू 1 रुपए आ गई। अब 1 रुपए आएगी, लेकिन असेट हमारा क्या हो रहा है सर? यूज में हो रहा है, मतलब असेट है, उसको हम पूरी तरीके से हटा भी नहीं सकते, तो 1 रुपए में नॉमिनल वैल्यू से अब उस पर अब डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करेंगे कि 1 रुपए का 20%, 20 पैसा। मतलब एक रुक जाते हैं एक लिमिट तक, तो आप थोड़ा बहुत लॉजिकल भी आपको होना पड़ेगा। तो राइट ऑफ कर सकते, बैलेंस शीट तो लंबा दिखता है उसके। नहीं नहीं, राइट ऑफ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि असेट एक्चुअल में आपके बिजनेस में भी यूज हो रहा है, तो हमें कुछ ना कुछ क्या करना होगा। फिर राइट ऑफ कर दोगे तो आप खुद भूल जाओगे हमारे बिजनेस में असेट क्या क्या है। तो आपको पता तो होना चाहिए हमारे बिजनेस में क्या क्या असेट्स है, तो एक नॉमिनल वैल्यू से हम लोग क्या करते हैं उसको शो करते हैं। अगर मान लीजिए 1 रुपए की वैल्यू आ गई बैलेंस शीट पे डेप्रिसिएशन, करेक्ट। बट मार्केट में तो मान लीजिए ये हाँ सब बिक 1 गए। रुपए का होगा, हाँ नहीं, वो ज्यादा में बिकेगा। ये बिकेगा 500 में, पर वो बैंक प्रॉफिट में पैसा दे दिया, अच्छा तो बाकी प्रॉफिट बुक करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल करना पड़ेगा। आपने जब खर्चा बुक कर लिया पूरा, आपने पूरा खर्चा तो बुक कर लिया ना, तो अब गेन तो करना ही पड़ेगा। कैश में ले लेना जैसे बिल्डर्स लोग लेते हैं। हाँ तो असेट में बेच दो। बिल्डर्स लोग क्या करते हैं, तो प्रॉपर्टी पे कैपिटल गेन ना लगे तो कैश में वैल्यू कम दिखाते हैं। हर चीज का तोड़ है सर मार्केट में। जैसे मैंने एक प्रॉपर्टी लिया, उसको सेल किया, सामने वाले ने बोला कि सर, जैसे मैंने 10 में लिया 14 में सेल किया, लेकिन मैंने बोला था कि इसकी रजिस्ट्री जो है आपको 10 में ही दिखाना होगा, ऊपर का पैसा कैश में होगा सर। तो बोला नहीं सर हमको फाइनेंस की दिक्कत होगी, मतलब मैं कैश नहीं देता। तो क्या करना पड़ा हमको, इसको क्या करना पड़ा फिर हमको?
एप्लीकेशन कैसे देखें हमें समझा नहीं। कंस्ट्रक्शन ऐड कर देना कि हमने ये कंस्ट्रक्शन कराए इसमें। 10 लाख आप बोले रजिस्ट्री करा लो हम्म, और हमला आप चाहते 14 लाख में रजिस्ट्री हो। टेक्निकल इशू। आवाज आ रही है? थैंक यू। हाँ। हाँ हाँ, थैंक यू। सर यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 50,000। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या करना है सर, डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी है। एंट्री क्या हो जाएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। आप लोग को मैंने बताया था कि डेप्रिसिएशन वर्ड क्यों आया सर, क्योंकि हम ये मान लो फर्नीचर खरीदे हैं और इसकी लाइफ 10 ईयर्स है, इसको हम पूरा का पूरा पीएनएल में नहीं डाल सकते सर, नहीं तो हमारा पीएनएल क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। 10 ईयर्स लाइफ है मतलब इसका बेनिफिट कितने साल मिलेगा, 10 साल मिलेगा। लेकिन उससे खर्च हम इसी साल का मान सकते हैं क्या, जिस साल खरीदे हैं? नहीं सर, राइट। तो हम कितना खर्च मानेंगे सर, 1 ईयर का खर्च, क्योंकि इनकम 1 ईयर का ले रहे हैं तो एक्सपेंस भी क्या लेंगे। जैसे मान लो मैं ये इंस्टीट्यूट चला रहा हूं, अब जो फीस आ रही है वो 1 ईयर की है सर, इनकम 1 ईयर का, लेकिन ये फर्नीचर एसी जो भी खरीद के ला रहा हूँ वो सारा का सारा खर्चा इसी साल मान लूंगा तो सर कोई स्टार्टअप पैदा ही नहीं होगा सर, पैदा होने के पहले ही क्या हो जाएगा बेचारा, मर जाएगा। समझ पा रहे हो? अगर वो पूरे के पूरे असर को किस में डाल दे, खर्च में डाल दे, इसलिए सब पूरे खर्च में नहीं डालना है। दिस इज कॉल्ड मैचिंग कॉन्सेप्ट, दिस इज कॉल्ड मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो 1 ईयर का एक्सपेंस लेना है, तो 1 ईयर का एक्सपेंस होगा कितना, इसलिए इसका जन्म किसका हो गया सर, डेप्रिसिएशन का। उतना बुक असेट की वैल्यू कम करो, उसे किधर ट्रांसफर कर दो, मतलब हर एक साल छोटा सा अमाउंट किसमें ट्रांसफर कर दो, पीएनएल में ट्रांसफर कर दो, क्या नाम से, डेप्रिसिएशन। तो एंट्री क्या हो जाएगी सर, डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, डेबिट हो जाएगा, फर्नीचर असेट है, वैल्यू रिड्यूस हो रही है, डेबिट बैलेंस डिक्रीज हुआ तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम सर, अक्रूड इनकम मतलब ऐसा इनकम जो आपने अर्न कर लिए है लेकिन अभी तक आपको रिसीव्ड नहीं हुआ। सर अगर किसी के लिए कोई खर्च आउटस्टैंडिंग है तो सामने वाले पार्टी के लिए क्या है, अक्रूड इनकम। जैसे मान लो सैलरी हमको देना बाकी है तो हमारे लिए वो क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, लेकिन जिसने काम किया है उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में वो सैलरी क्या है, अक्रूड सैलरी है। सर उसने कमा लिया है लेकिन अभी तक पैसा नहीं मिला। ठीक है सर, एंट्री क्या हो जाएगी, अक्रूड इनकम हमारे लिए असेट है या लाइबिलिटी या कैपिटल इनकम एक्सपेंस क्या है? सर असेट है सर। असेट है, क्या है, असेट। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू असेट है सर, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट टू इनकम। सर एक एग्जांपल हो जाए, जैसे आप रेंट एवरी मंथ आपको रेंट 20,000 रुपीज मिलता, अप्रैल में घर उठा सर मान लो, तो अप्रैल का रेंट कब देगा वो आपको, सर मई में देगा। बट ऑब्वियस है कभी भी ऐसा नहीं है कि 30 अप्रैल को आके वो रेंट आपको देगा, तो मई में देगा, मई का जून में, जून का जुलाई में, जुलाई का अगस्त में। तो फैब तक का कब देगा सर, मार्च में देगा। तो फैब तक का तो रेंट आपने रिकॉर्ड कर लिया, तो 20,000 इंटू 11 कितना सर, 2,20,000 रुपए। लेकिन मार्च का रेंट कब दे रहा है आपको, अप्रैल में, लेकिन उसको रिकॉर्ड कब करना चाहिए सर, मार्च में। आप रेंट इंक्लूड करके और कर दोगे करेंगे पैसा तब वो हमारा इनकम, रेंट इनकम कितना दिखेगा सर, हम ये एंट्री करेंगे, अक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट मार्च महीने में 20,000 रुपए से।
तो हमारा रेंट फिर 2,40,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? 2 लाख। समझ पा रहे हो? तो ये जो प्रीपेड, अक्रूड, आउटस्टैंडिंग, ये सब किसके लिए? बेसिकली मार्च महीने के एंट्री के लिए। किसके लिए है? मार्च। सर अप्रैल से लेके फेब तक तो हम लोग सोचते भी नहीं इन सब बातों पे। जो हो रहा है चलने दो चलने दो चलने दो। जब फाइनलाइजेशन की बारी आती है मार्च महीने में, तब पता करते हैं। उनका क्वार्टरली फाइलिंग होता है, उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ना क्वार्टर। नहीं ये तो कंपनी है। नहीं, आईटीआर तो हमारा साल के अंत में जाएगा ना। आईटीआर हमें कब देना है? साल के अंत में। तो प्रॉफिट एंड लॉस कब कैलकुलेट करना है? साल के अंत। हमें एडवांस इनकम टैक्स एक एस्टिमेट बेसिस पे पे करना पड़ता है, वो हम पे करते हैं। क्वार्टरली वो लोग को निकालना पड़ता है आपको, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करना होता है, आईटीआर नहीं भरने की सर जरूरत तो जैसे कोई कंपनी लिस्टेड है तो क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपलोड करना है, तो वो तो अपने दिखाएगा ना कि मेरा आउटस्टैंडिंग है। हाँ या प्रीपेड रेंट या फिर रेंट दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं, बट प्रैक्टिकली इतना डिटेल में कोई जाता नहीं है सर। ठीक है, क्लियर है अक्रूड का? नेक्स्ट, एक्सपेंस ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन और असेट। ये भी बड़ा अच्छा टॉपिक है सर। एक्सपेंस ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन और असेट। सर असेट को इंस्टॉल करने में या असेट को रेडी टू यूज, ज्यादा अच्छा वर्ड क्या होगा? असेट को रेडी टू यूज करने में जो भी खर्च आते हैं वो खर्च के अकाउंट पे नहीं जाते। किसके अकाउंट में जाते हैं सर? असेट के कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं सर। राइट सर, जैसे जैसे मान लीजिए आपने कैमरा परचेज किया, जैसे मान लो ये कैमरा लगा है, दैट इज PTZ कैमरा। राइट, इसको आपने परचेज कर लिया सर फॉर एग्जांपल। फिर उसके बाद टेक्नीशियन आया, बोला सर इसमें ना HDMI केबल लगेगा एक्सटेंशन का। कितने का? फिर मान लो टेक्नीशियन आया, 2,000 रुपये चार्ज कर लिया अपना विजिटिंग। तो 75 जो आप कैमरा खरीदे थे, तो आपने तो एंट्री इसको असेट में डाल दिया था, कैमरा अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लेकिन ये जो कर रहे हो, ये बहुत लोग किस में डाल देते हैं सर? एक्सपेंस में डाल देते हैं, जो कि गलत है। ये एक्सपेंस नहीं है सर। किसी भी असेट को रेडी टू यूज करने में जो भी खर्च आते हैं वो असेट के कॉस्ट में क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। तो ये असेट, जब तक आप ये खर्च नहीं करोगे आपका PTZ कैमरा वर्क करेगा? तो ये सारे खर्चे, ये खर्च तो करोगे लेकिन एंट्री क्या करोगे? PTZ कैमरा अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, PTZ कैमरा अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो आपका PTZ कैमरे की वैल्यू कितनी दिखेगी? 80। आ रही बात समझ में? क्या वैल्यू दिखेगी? 82,000। क्लियर है? तो असेट को, हाँ, एक बार असेट रेडी टू यूज हो गया, उसके बाद कोई खर्च आता है, मान लो फिर वर्क करना कम काम मतलब बंद कर दिया सर। मान लो प्रोजेक्टर है, वर्क करना बंद कर दिया, तो PTZ कैमरा नहीं, नहीं मुंह का लग गया तो अननेसेसरी परेशानी। PTZ नहीं सर, क्या बंद हो गया काम करना? प्रोजेक्टर। अरे बड़े मतलब महीनों की सेटिंग के बाद ये सेटिंग होता है ये सब, मतलब इतने परेशान हो जाते हैं। एक तो यहाँ रायपुर में क्या प्रॉब्लम है, आधा अधूरा नॉलेज। सर ये वायर मंगा दो, वो मंगा दो, ये करते हैं वो करते हैं। तो मान लो सर वर्क करना, एक बार हमारा प्रोजेक्टर इंस्टॉल हो गया, उसके बाद ये वर्क करना बंद कर दिया। उसके बाद टेक्नीशियन आया, बोला अच्छा ये जैक खराब है, वो जैक खराब है, आया और ये सब सही करके गया। देन फिर आपको एक्सपेंसेस अकाउंट में डालना है, रिपेयरिंग, क्योंकि वो असेट रेडी टू यूज हो चुका है। आरी बात समझ, वो असेट क्या हो चुका है? रेडी टू यूज हो चुका है। उसके बाद कोई खर्च लगेगा तब वो एक्सपेंसेस अकाउंट में आएगा। जी जी। रेडी टू, जैसे आपका एसेट रेडी हो गया, हाँ तो उसके पहले ही खर्चे तो एसेट की वैल्यू में ऐड हो जाएंगे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब पुट टू यूज और रेडी टू यूज बीच का कोई खर्चा होता है सर, तो वो एक्सपेंस में जाएगा कि एसेट की वैल्यू में ऐड होगी? मान लीजिए मेरा asset पहली ready बात हो तो गया। समझो कि रेडी टू यूज और पुट टू यूज में कोई अंतर नहीं है, दोनों अलग अलग वर्ड है। रेडी टू यूज अकाउंटिंग में यूज हो रहा है, पुट टू यूज डेप्रिसिएशन के लिए इनकम टैक्स में यूज होता है। 180 डेज का वो कौन लोचा है सर? नहीं सर, जैसे मान लीजिए आज मेरा रेडी टू यूज हो गया हाँ, सिस्टम, आज हाँ, 1 अप्रैल, हाँ हाँ, पर मैंने एक्चुअली इस पे काम करना शुरू किया 1 मई उससे कोई मतलब नहीं है, उसके बीच का जो एक्सपेंस होगा वो खर्चा ही होगा, वो एक्सपेंस एक्सपेंसिव।
आप यूज करें चाहे ना करें, एक बार असेट रेडी टू मतलब वो चालू की स्थिति में हो गया। हाँ, इस पे एक केस स्टडी आया था सर, इस पे डिस्प्यूट हुआ था, वो चर्चा कर लेते हैं। हुआ क्या कि एक कंपनी ने सर ओल्ड असेट परचेज किया। क्या किया सर? ओल्ड असेट। तो दिखने में छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ी चीज है, अगर बड़ी कंपनियां हैं सर तो ये सब मैटर करोड़ों रुपए में हो जाता है। ओल्ड असेट खरीदा। क्या खरीदा सर? मान लो प्लांट एंड मशीन, राइट। अब इस पर रिपेयर, मान लो उसने 10 करोड़ रुपए का खरीदा फॉर एग्जाम्पल, और इस पे 2 करोड़ रुपए का क्या कर दिया सर? रिपेयरिंग रिपेयरिंग ये सब करा दिया। तो इसने क्या किया, इस कंपनी ने 2 करोड़ रुपए को खर्च में बुक कर दिया, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया, इसको कैपिटलाइज कर। तो एसएससी ने बोला कि सर ये तो मेरा पुराना असेट है, ये पहले से किसी के हाथ में रेडी टू यूज हुआ था, ये तो मैंने रिपेयर कराया तो इसलिए खर्च होना चाहिए। तो बीइंग अकाउंट स्टूडेंट पहले आपको ये समझना चाहिए कि एसएससी मतलब समझते हो करदाता, जिसको कर टैक्स देना है, कंपनी, वो क्यों खर्चा खर्चा चिल्ला रहा है, और कंपनी ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको कैपिटलाइज क्यों करना चाहता है, क्यों? एक्सपेंस डालेगा तो उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा, वेरी टैक्स नाइस सेविंग होगा। सर, ये एक्सपेंस डाल देगा तो प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स का सेविंग हो जाएगा, और कैपिटलाइज होगा तो कितना प्रॉफिट कम होगा? केवल डेप्रिसिएशन अमाउंट से होगा। किससे होगा सर? डेप्रिसिएशन अमाउंट से होगा। इसलिए बोलना है हम इसको खर्च में डालेंगे, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलता है, हम इसको कैपिटलाइज करेंगे, राइट। मैटर कोर्ट में गया, जैसे यहाँ पे होता है ना कि पहले मैटर कोर्ट में जाता है फिर अपील, उसी तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी सेम सिस्टम है। अपील हुआ सर, मैटर कोर्ट में, अपीलेट अथॉरिटी ट्रिब्यूनल के पास पहुंचा, तो उनका डिसीजन आया क्या, बोला ये असेट पुराना, इस पे एक ऐड भी था ओएलएक्स का, भी चर्चा करेंगे। उसने बोला ये पुराना असेट जिसने बेचा है उसके लिए है, तुम्हारे लिए क्या है, इसलिए ये कैपिटलाइज होगा। इसलिए क्या होगा? कैपिटलाइज। इसलिए अगर आप कोई कार खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं अपने बिजनेस में, राइट, जब कार लेके आ रहे थे तभी मतलब स्टार्ट ही नहीं हुआ, मैकेनिक वगैरह बुलाया, 10-20 हजार खर्चा कराया, फिर चालू हुआ, फिर लेके कंपनी में गए, तो सर वो खर्चा क्या हो जाएगा? कार के में ऐड हो जाएगा। हाँ, उसके 5-6 दिन बाद फिर इंजन बैठ गया सर, फिर खर्च बढ़ गया, तब वो खर्चे में जाएगा। आ रही बात समझ में? तो चाहे पुराना असेट हो चाहे नया असेट हो, उसको रेडी टू यूज कराने में जो भी खर्च लगता है वो असेट के कॉस्ट में ऐड हो जाता है। अगर आप लोगों ने एक ऐड पे ध्यान दिया होगा, अच्छा कितने लोगों जो न्यूज के ऐड को ऐड की तरह मतलब बिजनेसमैन की तरह देखते हो, या अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो? जितने भी ऐड होते हैं उसको अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो आप लोग? कभी कभी तो बहुत अच्छे हैबिट होता है। सर देखिए, अगर आप लोग एक्चुअल में कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो हर जगह बैठना चाहिए। अगर आप फ्लाइट में बैठ रहे हैं तो आपके दिमाग में, जैसे मेरे दिमाग में कैलकुलेट होता है नंबर्स ऑफ सीट्स कितने हैं, कितना रेवेन्यू जनरेट होता होगा, सर ये सब चीजें अगर नहीं आ रही हैं तो इसका मतलब आप कॉमर्स के स्टूडेंट। ये नहीं कि बस बैठा फ्लाइट में विंडो से कहां से सेल्फी लें कि पूरी तरीके से कैप्चर हो, है ना, वो सर वो सब भी होना चाहिए, लेकिन आपका माइंड जैसे एक बार क्या हुआ, मेरा मेरा फ्रेंड बोला मेरे को, अरे हाँ रोहित सीसीडी चलेगा क्या, हम लोग की पढ़ाई लिखाई, तो मैं बोला ये क्या है भाई, फर्स्ट टाइम मैं सुना था। बोला कैफे कॉफी डे। मैं बोला ठीक है भाई। तो बैचलर लाइफ में क्या होता है ना, मतलब पूरा चीज एग्रीमेंट के साथ होता है, कौन खर्च करेगा, कितना करेगा, क्या होगा। तो ड्रेस पहनते पहनते ये हुआ कि तू पिलाएगा, वो मैं बोला नहीं मैं पिलाऊंगा, ऐसा चलता हुआ फिर फाइनल डिसीजन हुआ ड्रेस पहनते पहनते रेडी होते होते कि भाई अपना अपना होगा, ओन ओन, इसको क्या बोलते हैं, ओन। मैं बोला ठीक। मैं जो है पॉकेट में 50 रुपए ले लिया, मतलब आज से 8-10 साल पहले की बात है, 10 साल पहले, 10-12 50 रुपए रख लिया, मुझे लगा कि इतने में हो जाए। और मेरा फ्रेंड बोला भाई तू दे देना, मैं बाद में तेरे को, मतलब 10-20 रुपए की कॉफी होगी पी लेंगे। जब हम लोग ऑटो पे बैठने गए और वहां पे बोला भाई पैसा रख लिया, हम लोग कितना रखा है, भाई 50 में नहीं होगा, 70 रुपए की कॉफी एक है। मैं बोला भाई मैं नहीं पीऊंगा कॉफी तुम्हारा, अब मुझे कॉफी, बोला एक बार पी के दो, चाहे वो अमृत भी होगा लेकिन मेरे बजट के, वाह। तो मैं उतर आया से, लेकिन मेरे दिमाग में दौड़ने लगा यार ये सीसीडी वाला कितना पैसा कमा रहा है, कितना कॉफी में कॉस्टिंग। कुछ दिन बाद न्यूज में आया कि उसका ओनर ने क्या कर लिया सर, लोन के चक्कर में
सुसाइड। तो 15 साल कहाँ हो गए उसके? इसमें अरे अभी नहीं मेरा है, 4-5 साल हो गया, 5-7 साल। तो 15 साल। अरे मेरी कहानी वो थी, अरे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आज सोचा और कल ही मर गया और भगवान न करे मेरी नजर से मरा सर वो। जैसे मैंने कैलकुलेट किया, मेरे दिमाग में इतनी चीजें थी कि अरे यार इतने ब्रांचेज हैं उसके, मतलब अगर सच पूछो तो कॉफी की क्रांति उसी ने लाया सर हमारे इंडिया में। कॉफी पीने का, टीनेजर्स को एक साथ लाने का, कॉफी पीने का सर उसने लाया सर, सीसीडी। तो मैं सोचा यार कितना इसका, ऐसा नहीं कि मैं आज कैलकुलेट किया मेरी काली नजर लगी है भगवान और कल को मरी, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, मतलब होता ना माइंडसेट में चल रहा है यार, फिर इतना ब्रांचेज वांचेज ये वो, फिर कुछ बाद सर न्यूज़पेपर में देख रहा हूँ कि वो क्या हो गया सर भाई साहब। तो हमारे देश की ना एक बहुत बड़ी विडंबना है सर कि अगर कोई कंपनी डूबती है तो उस पर सारा डिपार्टमेंट हावी हो जाता है सर। जो क्रेडिटर्स हैं वो तो हावी हो ही रहते हैं सर, दुर्भाग्यवश जितने भी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स, ईडी फीडी, सब सर थोड़ा सा कमजोर आदमी हुआ कि सब क्या हो जाते हैं सर उस पर हावी हो जाते हैं। उसने काफी स्ट्रगल किया लेकिन करते 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 देख लिया, थक गया बेचारा कि अब हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे, हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है, तो उसने सुसाइड कर लिया एक सुसाइड नोट के साथ। लेकिन अमेरिका वगैरह में, अदर कंट्री में क्या है कि कोई कंपनी डूबती है तो पूरा सरकार उस पर सपोर्ट करता है कि भाई क्यों डूब रही है, उसको फंड रेज करता है, उसको पूरी तरीके से सपोर्ट करता है। हमारे देश की तरह नहीं कि अगर कंपनी डूब रही है तो बस पैसा वसूल लो, नहीं तो कुछ दिन में तो मरने ही वाला है बच्चे। हमारे देश में आर्बिट्रेशन क्लॉज है, कंपनियां जाती हैं। क्या करेंगे आर्बिट्रेज में? सेम जैसे बाहर होता है कि वापस। नहीं समझे, आर्बिट्रेज अलग है, फंडिंग अलग है। जैसे बहुत सी जगह पे ना कंट्री में ऐसा सिस्टम है कि कंपनी डूब रही है ना तो उसे अच्छा मना, मतलब कि क्यों डूब रही है उस पर और फंड दिया जाता है कि फंड लो, फिर से करो, फिर से कोशिश करो, आगे बढ़ो। अब तो हमारे देश में भी स्टार्टअप को लोग इतना थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देने लगे, लेकिन पहले ये सब चीजें नहीं थी। तो उसमें लोग हावी हो जाते हैं, जैसे ही मौका मिला हावी होना, तो उसके ऊपर भी इतना दबाव बना दिए सब सारे डिपार्टमेंट की, बेचारा वो क्या हो गया। तो हमें जो दिखता है ना, कहने का मतलब मेन टू से जो हमें दिखता है वो ऐसा होता नहीं। अगर आप किसी भी बिजनेस में को देख रहे हो, जैसे मुझे कोई कहता है सर आपके यहाँ खर्चा ही कितना है, मान लो 20-25 हजार का रेंट होगा, 10-20 हजार का स्टाफ का खर्चा, 40-45, मतलब एक बार बैठो तो तब समझ में आएगा कि खर्च कितना है। तो जितना दिखता है वैसा होता रियलिटी कुछ और होता है। बताओ इतना चैन वगैरह डालने के बाद मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि 10 का कॉफी 70 में बिक रहा है, 10 का कॉफी 70 में, इतना हैवी प्रॉफिट, ये नहीं ब्रांच खोलेगा तो कौन खोलेगा, है ना, कितना कितना पूरा उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैं स्टडी। पता क्या था कि ये इतना हैवी सर, जितनी बड़ी कंपनी होती है ना उसमें सबसे बड़ा खर्चा इंटरेस्ट का होता है। किसका होता है सर? इंटरेस्ट का होता है। क्लियर है? तो आप चाहे पुराना असेट खरीदें या नया असेट खरीदें सर, उसे फर्स्ट टाइम रेडी टू यूज करने में जो भी खर्च आएंगे वो असेट के कॉस्ट में क्या हो जाएंगे, उसमें रिपेयर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट नहीं करना है, क्या करना है, असेट अकाउंट डेबिट करना है। अगर आपने OLX का एड देखा होगा, फोटो खींच OLX पर भेज, उसमें यह था कि एक कपल्स हस्बैंड वाइफ जा रहे थे सर मोपेड पे, तो उसकी वाइफ बोलती है कि अरे चलो जी इसको पूजा पाठ कर लेते हैं, तो बोलते हैं यार ये तो पुराना गाड़ी है, इसका क्या नया थोड़ी नहीं है। तब उसकी वाइफ इसी पे डायलॉग मारती है कि पुराना उसके लिए, हमारे लिए क्या है, नया है। तब उसका हस्बैंड उस पर अग्रीड होता है, फिर जाते हैं ये लोग नारियल वारियल फोड़ के पूजा पाठ करते हैं। मतलब OLX का ये ऐड था कि आप OLX पे कोई चीज खरीदिए तो उसको पुराना मत समझिए, ये आपके लिए क्या है, इसलिए OLX पे जाइए। और सब भावनाओं से खेलते हैं सर, कंपनियां क्या करती हैं, हमारे भावनाओं का बहुत यूज करती हैं। तो OLX पे जब भी खरीदिए उसको पुराना मत समझिए सर, नया समझिए और OLX पे जाइए और अधिक से अधिक। फिर आता है सर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? कौन किसको दे रहे हैं सर? बिजनेस दे रहा है ओनर को। कैपिटल किसने लगाया है? ओनर ने लगाया बिजनेस पे। तो इंटरेस्ट कौन देगा? ओन बिजनेस देगा। किसको? ओनर नहीं देगा भाई, कौन देगा? बिजनेस देगा। किसको? ओनर को। तो बिजनेस के लिए क्या है ये?
एक्सपेंस है, क्या है, इससे भी बहुत लोग कंफ्यूज आते हैं। सर बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, क्योंकि किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं वो लोग? सर ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लगते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। सर कैपिटल क्यों डेबिट क्रेडिट हो रहा है? क्योंकि सर इंटरेस्ट, जैसे लोन से, लोन जो होता है इंटरेस्ट अमाउंट से लोन बढ़ता है या घटता है? अगर आपने बैंक से लोन लिया है 1 करोड़ का, फिर लोन 10 लाख मान लो इंटरेस्ट हुआ, तो 1 करोड़ 10 लाख लोन क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट से बढ़ता जाएगा। तो सर ये जो हमने कैपिटल लगाया मान लो बिजनेस में 10 लाख, हमें 1 लाख इंटरेस्ट मिला, वो पैसा दे नहीं रहा है, वो हमारे कैपिटल को क्या कर दे रहा है, इंटरेस्ट से बढ़ा दे रहा है सर। तो एंट्री क्या हो जाएगी सर, कैपिटल क्या होगा इससे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से बढ़ेगा सर, क्रेडिट बैलेंस बढ़ रहा है तो क्रेडिट, तो एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है सबको? और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, ध्यान रखिएगा। एंड द लास्ट वन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये कौन किसको दे रहा है सर? यस सर, बिजनेस चार्ज कर रहा है किससे, ओनर से। ओनर ने पैसा निकाला है तो बिजनेस चार्ज कर रहा है, राइट। तो बिजनेस के लिए क्या है, वो इनकम है, इसलिए इसके क्या किया है, क्रेडिट कर दिया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या कर दिया है सर, बिजनेस के लिए क्या है, ये इनकम है, क्या है। अच्छा सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा? तो कैपिटल घटेगा, हम ओनर से मांग रहे हैं, ओनर से ले रहे हैं, ठीक है। तो जब कैपिटल घटता है उसे क्या बोलते हैं सर, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आ रही बात समझ में? तो ये सर दिस इज ऑल अबाउट द स्पेशल एंट्रीज। टोटल 14 एंट्रीज हैं, जिसमें रूल्स तो मॉडर्न अप्रोच के ही लगेंगे, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना है, राइट। और उसके बेसिस पे ये नीचे असाइनमेंट दिए हुए हैं, प्लीज इस क्वेश्चंस को लगाइएगा। टोटल 13 क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको, कोई डाउट्स हैं तो आप नेक्स्ट क्लास में ले सकते हैं, ठीक है। क्लियर है सबको? अब आप लोग अपने टैली में जो वॉल्यूम 2 का जो मार्च महीने की एंट्री है उसको कर सकते हैं, राइट। नाउ यू आर एलिजिबल टू डू द मार्च मंथ एंट्री।